सियासत की जहां पर चुनाव प्रचार के दौरान ओवैसी ब्रदर्स यानी कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट वाला बयान दिया था। 15 मिनट वाली इस चुनौती को महामंडलेश्वर आचार्य शेखर ने स्वीकार किया। उन्होंने 15 मिनट की जगह 15 दिन का समय दिया है। हाथों में रिवॉल्वर लेकर महामंडलेश्वर ने ओवैसी को भी चैलेंज किया है। ये रिपोर्ट देखिए। 15 मिनट वाली चुनौती। अभी टाइम कितना? हाँ 15 मिनट अभी। महामंडलेश्वर की एंट्री। 15 मिनट पुलिस हटाने की बात कर रहे हैं तो भाई हटी हुई है पुलिस, तो आप तो अपना काम करने के लिए निकले। ओवैसी ब्रदर्स पर प्रहार। चैलेंज है स्वीकार। आप निश्चित रहिए, आपके 15 मिनट नहीं, हम आपको 15 दिन देते हैं। आप अपनी पूरी तैयारी के साथ आइए, आपकी चुनौती हमने स्वीकार कर ली है। अभी टाइम कितना? हाँ 15 मिनट अभी। ओवैसी ब्रदर्स ने एक बार फिर 15 मिनट वाली चुनौती दे दी है। इस पर सियासी पारा तो गर्म है ही, अब विवाद में महामंडलेश्वर की एंट्री हो गई है। उज्जैन में महामंडलेश्वर आचार्य शेखर ने हाथों में रिवॉल्वर लिए ओवैसी ब्रदर्स का चैलेंज स्वीकार किया है। वहीं 15 मिनट की जगह 15 दिन का समय दिया है। 15 मिनट पुलिस हटाने की बात कर रहे हैं तो भाई हटी हुई है पुलिस, तो आप तो अपना काम करने के लिए निकले और अपनी जनसंख्या के साथ ही निकले। हम आपकी चुनौती को स्वीकार करते हैं और हर तुणीर में वो बाण तैयार है। जो किसी के घर में घुसकर प्रहार करेगा तो वो बाण उसके मस्तक पे पड़ेगा। आप निश्चित रहिए, आपके 15 मिनट नहीं, हम आपको 15 दिन देते हैं। आप अपनी पूरी तैयारी के साथ आइए, आपकी चुनौती हमने स्वीकार कर ली है। महाराणा प्रताप की संतान क्षत्रिय इस देश में मौजूद है, वो तुम्हारा विनाश करने के लिए कभी भी शस्त्र उठा सकते हैं। 15 मिनट वाला भड़काऊ बयान ओवैसी ब्रदर्स को भुलाए नहीं भूलता। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान कभी असदुद्दीन ओवैसी तो कभी अकबरुद्दीन ओवैसी 15 मिनट का जिक्र कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर में चुनाव प्रचार के दौरान ओवैसी ने 15 मिनट का जिक्र किया था। उनके समर्थक भड़काऊ बयानबाजी के जिक्र पर तालियां पीट रहे थे। हालांकि बाद में ओवैसी ने अपनी बात को संभाला, सॉरी बोला और अपने बयान को चुनाव प्रचार के टाइम खत्म होने में 15 मिनट बाकी होने से जोड़ने की कोशिश की। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के संभाजीनगर में अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक चुनावी सभा में 15 मिनट का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि अभी रात के 9:45 हो रहे हैं, यानी 15 मिनट अभी बाकी है। इस तरह उन्होंने साल 2012 के विवादित बयान की तरफ इशारा किया था। अभी 15 मिनट। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं इसका पीछा छोड़ती। हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर। ओवैसी ब्रदर्स ने फिर 15 मिनट वाला चैलेंज दिया है। इस चैलेंज पर सियासत तो गर्म है ही, महामंडलेश्वर आचार्य शेखर ने भी चुनौती को स्वीकार किया है। वहीं महाराणा प्रताप की याद दिलाई है। अजय पटवा, न्यूज़ 18 उज्जैन। तो वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी के वोट जिहाद के आरोपों के बीच एक मुलाकात पर सियासी तकरार भी बढ़ गई है।
स्वरा भास्कर के पति और शरद पवार गुट के नेता फहाद अहमद ने ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी से मुलाकात की है और इसी को लेकर सियासत तेज हो गई। इस पर बीजेपी ने कहा कि अघाड़ी का हाथ AIMPLB के साथ है, ये अब साफ हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में अघाड़ी के लिए वोट जिहाद। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था, ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए। सज्जाद नोमानी के साथ शरद गुट के फहाद। वोट जिहाद की बात क्यों हुई मुलाकात? महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में आज की ये तस्वीर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिस सज्जाद नोमानी ने बीजेपी को वोट देने वाले मुसलमानों का हुक्का पानी बंद करने की बात की, जिस नेता ने महाराष्ट्र में मुसलमानों से एक मुश्त होकर अघाड़ी को वोट देने की अपील की, आज उसी नेता से स्वरा भास्कर के पति और अणु शक्ति नगर से एनसीपी शरद गुट के कैंडिडेट फहाद अहमद ने मुलाकात की। वोट जिहाद वाले सज्जाद नोमानी के साथ फहाद अहमद की इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया है। बीजेपी इसे लेकर अघाड़ी पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ अघाड़ी के नेता अभिव्यक्ति की आजादी पर और वोट देने के अधिकारों की बात कर रहे हैं। शरद पवार को डर लगता है? कौन सा विशेष समुदाय? हिंदू बोलने से भी उनको शर्म आती है या डर लग रहा है? लेकिन कोई मौलाना सज्जाद नुमानी जैसी बात नहीं करती है कि कोई हिंदू अगर भाजपा के विरोध में वोट देता है तो उनका सोशल बाइकआउट करो, कल से उसका नाम अब्दुल रहमान रख दो। ये इस प्रकार की भाषा हिंदुत्व में नहीं है। उनका हारने का डर है। जब बीजेपी को अपना हार दिखती है तो ये लव जिहाद, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, हाँ, ये सब विषय चुनाव के प्रचार में आते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के वोट जिहाद के आरोपों के बीच इस मुलाकात पर सियासी तकरार बढ़ गई है। स्वरा भास्कर के पति और शरद पवार गुट के नेता फहाद अहमद की सज्जाद नोमानी से मुलाकात के बाद बीजेपी का कहना है कि अब सारी बातें खुलकर सामने आ गई हैं। अघाड़ी का हाथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है, ये साफ हो गया है। आज सवाल तो उद्धव ठाकरे से है। उद्धव ठाकरे जी, क्या आप उद्धव भाईजान तंजीम बन चुके हैं? आपका सियासी धर्मांतरण हो चुका है? आपने क्या विचारधारा जिहाद कर दिया है? बाला साहब ठाकरे जी क्या इस प्रकार के तत्वों के साथ कभी घुल मिलते हैं? बोलिए एनसीपी शरद पवार पर क्या स्टैंड है आपका? बोलिए आप 370 के हटने का विरोध करने वाले लोगों के साथ बैठ गए, मंदिर के विरोध करने वाले लोगों के साथ बैठ गए, सीए के विरोध करने वाले लोगों के साथ बैठ गए, हिंदुत्व को गाली देने वाले लोगों के साथ बैठ गए। ये आपकी असलियत है। महाराष्ट्र में लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक नहीं, एक धर्म युद्ध है जिसमें संविधान को बचाना है, धर्म को बचाना है। वोट जिहाद करने वाली, तुष्टीकरण विकास करने वाली महाविनाश अघाड़ी उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, शरद पवार से महाराष्ट्र की अस्मिता को बचाना है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में इस वक्त वोट जिहाद और धर्म युद्ध पर सबसे बड़ी बहस शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में प्रचार अपने अंतिम दौर में है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में एक ही चरण में मतदान होना है, लेकिन उससे पहले शरद गुट के प्रत्याशी की वोट जिहाद की बात करने वाले सज्जाद नोमानी से मुलाकात ने अघाड़ी के लिए टेंशन बढ़ा दी है। और अब दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर दिल्ली एनसीआर में कल से ग्रैब 4 लागू होगा। कल सुबह 8 बजे से दिल्ली में ग्रैब 4 लगाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली में भीषण वायु प्रदूषण की वजह से ग्रैब 4 को लागू करने की बात सामने आ रही है। और इसी बीच बड़ी खबर ये, दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सीएनजी वाली गाड़ियां बाहर से आ सकेंगी। दिल्ली में कल से सभी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कल से स्कूलों में ऑफलाइन क्लासेस भी बंद हो सकते हैं। और दिल्ली में बेहद खराब हालत में अब प्रदूषण का स्तर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है।
तो कल से कई और पाबंदियां लागू हो रही हैं दिल्ली में। पहले से ही ग्रैब 3 लागू है, लेकिन उसका भी कोई असर दिल्ली में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हम दिल्ली की इन तस्वीरों को भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आपको साफ नजर आ रहा होगा कि विजिबिलिटी किस हद तक गिर चुकी है और ऐसे में प्रदूषण से लोगों का हाल बेहाल है। खासकर उन लोगों का जिन्हें गंभीर बीमारियां, उनसे घर से बाहर नहीं निकलने की अपील लगातार डॉक्टर्स कर रहे हैं। और अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि स्कूल में भी छुट्टी कराई जा सकती है, ऑफलाइन क्लासेस बंद हो सकती है और ऑनलाइन क्लासेस लागू की जा सकती हैं। तो दिल्ली में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले आपको बड़ा झटका लगा है। इस बीच नेताओं के पाला बदलने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। जिस धमक के साथ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पिछली बार वापसी की थी, उसकी चमक अब फीकी पड़ने लगी है। मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के आला नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और केस चल भी रहे हैं। इस बीच सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत का पार्टी से मोहभंग हुआ और उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया। मुख्यमंत्री आतिशी ने कैलाश गहलोत के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल को लेटर भी लिखा। शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद है जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने में विश्वास करते हैं। अब ये स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। मेरे पास आम आदमी पार्टी से अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उधर मंत्री के इस्तीफे को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कैलाश गहलोत के इस्तीफे को साहसिक कदम करार दिया है। जो दिल्ली की जनता को लूटने में लगा है, कैलाश गहलोत उसके भागीदार नहीं बनना चाहते। उन्होंने बताया कि कैसे शीश महल के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया और कैलाश गहलोत ने बड़ा साहसिक कदम उठाया, उसकी मैं सराहना करता हूँ। मुझे बहुत आश्चर्य नहीं है, इसका मतलब कि कहीं न कहीं कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल के उस पाप नगरी में अपने को अब नहीं रखना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर कैलाश गहलोत को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। संजय सिंह ने भी पार्टी का बचाव किया। देखिए, चुनाव चल रहे हैं और भाजपा के गंदे षड्यंत्र शुरू हो चुके हैं। ईडी और सीबीआई उनके एलाइज एक्टिव हो चुके हैं। कैलाश गहलोत जी के भी ऊपर काफ़ी ईडी और इनकम टैक्स के मामले चल रहे थे, उनके परिवार के ऊपर भी चल रहे थे, तो उन्होंने जेल की स्ट्रगल से बेहतर भाजपा ज्वाइन करना बेहतर समझा। उनके घर पे इनकम टैक्स के छापे कई दिनों तक मारे गए। 112 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप इसी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कैलाश गहलोत जी के ऊपर। तो एक दबाव उनके ऊपर बनाया गया और जिसके कारण से ये फैसला कैलाश गहलोत ने लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी ने झटके से उबरने की कोशिश भी की और बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल झा को पार्टी में शामिल कराया। अरविंद केजरीवाल ने अनिल झा को पार्टी की सदस्यता दिलाई। जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने बताया है कि पूर्वांचल के लोग कहाँ रहते हैं, अनऑथराइज के लोग इनमें ज़्यादा रहते हैं, उनके लिए एजुकेशन है, हेल्थ है, उनकी लीडरशिप को उभारने का काम किसने किया? माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने। पुराना नाता है, आदमी एकदम ही जब विचार करता है कहता है शायद आज सुधार हो जाए, आज सुधार हो जाए, आज सुधार हो जाए। कोई लालच थोड़ी ना है। मैं तो विधायक तो पहले भी बन गया था, छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, प्रदेश भाजपा का उपाध्यक्ष रहा कोहली जी के साथ। कोई लालच नहीं था, लेकिन मुझे लगता था कि अब पूर्वांचल के लोगों का चूरा, दही, चिन्नी, अचार, फुसपा, ठकुआ उन्हें पसंद नहीं है, उन्हें चाउमीन बर्गर चाहिए। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के दंगल में भले ही वक्त हो, लेकिन चुनाव को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में नेताओं के बयान और भी तेज होंगे, साथ ही पाला बदलने की तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर होने वाले उपचुनाव के प्रचार का शोर कल थम जाएगा, लेकिन इसी बीच बीजेपी और विपक्ष में जारी जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही और ऐसे में अखिलेश यादव के बयानों पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। इसके बाद सियासी माहौल गर्मा गया। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी के बीच तलवारें खिंच गई हैं। दोनों पार्टियों की ओर से एक दूसरे पर तीखे हमले हो रहे हैं।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच जबरदस्त जुबानी जंग जारी है। केशव मौर्य ने मिर्जापुर में कहा कि अखिलेश यादव इतने हताश हो गए हैं कि वो बीजेपी में आना चाहते हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि यूपी के डिप्टी सीएम कुर्सी तक पहुंचने के लिए सुरंग खोद रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी अंदर ही अंदर समाज में बारूद की सुरंग खोद रहे हैं। भाई डिप्टी सीएम भी अंदर ही अंदर कुर्सी तक के लिए सुरंग खोद रहे हैं। समाजवादी पार्टी का सूर्यास्त हो रहा है, उनका जहाज डूब रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लें, लेकिन मैंने कहा है कि उस सदस्यता लेने के लिए आपको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से संपर्क करना पड़ेगा। लेकिन शर्त एक रहेगी, कोई गुंडा, कोई अपराधी, कोई माफिया, कोई दंगाई, कोई भ्रष्टाचारी नहीं लिया जाएगा। अगर वो भाजपा की सदस्यता लेने की तैयारी कर रहे हों, इतने बौखला गए हों, हार की हताशा के गर्त में इतने डूब गए हों, वैसे समाजवादी पार्टी का न वर्तमान है न भविष्य है, वो समाप्तवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि उन्हें सीएम योगी के अच्छे विचारों का इंतजार है। हमारे यहाँ संत चुप रहते हैं, लेकिन यहाँ सब उल्टा पुल्टा है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर पलटवार किया है। केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को भी अच्छे लोगों की संगति नहीं मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक संत हैं और एक संत का अपमान ना तो केशव प्रसाद मौर्य बर्दाश्त करेगा, ना ही देश और ना ही प्रदेश की जनता। हमें तो उम्मीद उनसे अच्छे विचारों की है। उनके विचार कैसे हैं? हमारे यहाँ संत महापुरुष चुप रहते हैं, लेकिन ये तो सब उल्टा पुल्टा है। हमारे महापुरुष संत जो हैं, खासकर हमारे मुख्यमंत्री जी, बोल ज्यादा रहे हैं। इसलिए वस्त्र से नहीं, विचार से आप संत हो सकते हैं। और फिर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, समाज का सौहार्द, समाज जुड़ेगा और इनको हराएंगे। पीडीए से घबराए हुए हैं, पीडीए की घबराहट है, इसकी वजह से इस तरह की बात कर रहे हैं। अच्छे लोगों का संग नहीं मिला है। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के बीच में रहेंगे तो साधु संतों के बारे में उन्हें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इस मर्यादा का उन्हें ध्यान नहीं रहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक संत हैं और संत का अपमान न तो केशव प्रसाद बर्दाश्त करेगा, न प्रदेश की जनता बर्दाश्त करेगी, न देश की जनता बर्दाश्त करेगी। और इसका खामियाजा उन्हें चाहे उपचुनाव हो चाहे चुनाव हो, उसमें उसे भुगतना पड़ेगा। यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग है। 18 नवंबर की शाम को सार्वजनिक प्रचार का शोर थम जाएगा। ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में बार पलटवार जारी है। अब देखना ये है कि अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य में जारी जुबानी जंग अभी और कितनी तेज होती है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ न्यूज़ 18 प्राइम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।